अब हम यह पढ़ेंगे कि मानव विकास को जानने की कुछ अध्ययन विधियाँ। इसमें मैं अभी बता रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल मेथड। दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यह बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रणाली में एक ही आयु स्तर के बालकों को चुना जाता है। कोई भी एक आयु स्तर का बालक होता है, उसे हम प्रयोज्य के रूप में ले लेते हैं। फिर समूह के बालकों के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उनके समूह के बालक बढ़ते हैं, वैसे ही जो बालक जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास के क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनके विकास के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। हॉरलॉक ने भी इस पर कुछ शोध किए हैं इस 2004 में। इस विधि के अंतर्गत निश्चित रूप से अध्ययन एक ही प्रयोज्य पर समय तक बहुत लंबे समय तक चलता है और यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत प्रतिमान किस प्रकार स्थिर हैं तथा इसमें कब कैसे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के लिए क्या उत्तरदायी है। इस विधि की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि इसमें विकास हो रहा है या नहीं। पहला है शारीरिक ऊंचाई के आधार पर उनका शरीर किस तरह से विकसित हो रहा है या नहीं, अन्य बच्चों के आधार पर यह देखते हैं। फिर शारीरिक वजन, बुद्धिलब्धि, भाषा का विकास, सामाजिक और सांवेगिक विकास, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। जैसे माता पिता की अभिवृत्ति और व्यवहार का प्रभाव बालक के शील गुणों और बुद्धि आदि के विकास पर किस प्रकार पड़ता है। इस तरह से हम लेकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं कि माता पिता क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके व्यवहार का बालकों के उनके गुणों पर या उनकी बुद्धि पर विकास कैसे हो रहा है। इसका हम अध्ययन इस दीर्घकालीन विधि के अंतर्गत कर सकते हैं। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के उपयोग या इनके लाभ, क्या लाभ होते हैं। इस विधि में एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है। एक ही कोई व्यक्ति एक निश्चित समूह जिसमें जितने सैंपल हैं उसी के ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक बार जो सैंपल हम ले लिए, जिस भी बालक को ले लिए, उसी पर ही उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन तो होता ही है, परंतु समूह का भी अध्ययन किया जाता है। उस समूह के आधार पर उस व्यक्ति का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हम देखते हैं। तो समूह का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा है, इस विधि में विकास प्रक्रियाओं का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आधार पर हम एक व्यक्ति के बारे में विकास को जान पाते हैं। इस प्रणाली में बालकों के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास का भी पता चलता है। इसमें बालक के गुण तथा मात्रा आदि का भी पता चलता है। इस विधि के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक या वातावरण संबंधी परिवर्तनों का बालकों के व्यवहार विकास पर अध्ययन किया जाता है। इस तरह से दीर्घकालीन विधि में समय अधिक लगता है, परंतु वह अच्छा परिणाम देता है। परंतु इसमें कुछ दोष भी हैं। दोष यह है कि इसमें समय अधिक लगता है और करते तक यह अध्ययनकर्ता को उसके साथ रहना पड़ता है, तो ये पहला दोष। दूसरा है, यदि बालक के अभिभावक कहीं दूर चले गए हैं तो यह अध्ययन करने में कठिनाई होती है, इसमें बाधा हो जाती है। तीसरा, मूल प्रतिदर्श जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिस बालक को लिया गया है, उसे बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। चौथा, अध्ययनकर्ता को वर्षों तक इसके रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस तरह से इसमें कुछ दोष भी पाए गए। क्रॉस सेक्शनल मेथड, ये समकालीन अध्ययन प्रणाली भी इसे कहते हैं। प्रतिनिधात्मक उपागम, मनुष्य में विकासात्मक जितने भी विकास में परिवर्तन होते जाते हैं, उनमें जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं। उसमें से यह एक समकालीन अध्ययन प्रणाली है। करमाइन ने 1986 में यह बताया कि जीवन के किसी बिंदु पर बालक की स्थिति का ज्ञान समकालीन अध्ययन प्रणाली से होता है। हॉरलॉक ने भी यह बताया है कि जब विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक प्रकार की योग्यता का मापन किया जाता है तो उसे समकालीन अध्ययन
कहते हैं। जैसे यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं कि भाषा का विकास किस तरह से हो रहा है बालकों में, पहले कैसे वह भाषा को सीखता है, तो एक साथ या तो हम उसमें अलग अलग एक ग्रुप बना देते हैं, फिर भिन्न भिन्न आयु स्तर के बालकों को ले करके, जैसे 1 साल का बालक है, फिर 1.5 साल के बालकों को, 2 साल के बालक को, फिर 2.5 साल के बालक को, 3 साल के बालक को, 3.5 साल के बालक को, 4 साल के बालकों को रैंडम विधि से चुना जाता है और सभी आयु को एक समान एक समूह में ले लेते हैं। 1 साल के बालक के जैसे हमने 10 लिए, तो वैसे ही 1.5 साल के जितने भी हैं उसमें 10 बालकों को हम लेंगे। इस तरह से हम एक समूह बना लेते हैं 100 बालकों का और इस पर अध्ययन करते हैं और इसमें जो शब्द उच्चारण की योग्यता है उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। शब्दों के में कितने शब्दों को किस समय बोल पा रहा है, शब्दों में व्यक्त करने की योग्यता, शब्दों के अर्थ को समझने की योग्यता, वाक्य रचना तथा शब्द भंडार आदि विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जा सकता है। इस प्रकार सरल तरीके से भाषा के विकास के क्रम को जाना जा सकता है तथा भिन्न भिन्न आयु स्तर के आंकड़ों की तुलना भी की जा सकती है। जैसे 1 साल का बालक क्या क्या बोल पा रहा है और 1.5 साल के बालकों जो जितने भी बालक हैं वो क्या बोल पा रहे हैं, उसमें क्या अंतर है। इस तरह से तुलना किया जा सकता है तथा यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं जो समायोजन में बाधा उत्पन्न करती है। इस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल के आधार पर एक साथ समूह के आधार पर उनके भाषा के विकास को देख पाते हैं। इस विधि में कुछ लाभ भी हैं। इसमें पहला लाभ यह होता है कि बालक के जीवन में जितनी भी घटित घटनाएं होती हैं उनके विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन हम कम समय पे कर पाते हैं, कम खर्च भी लगता है इसमें और कम समय पर हम उसके रिजल्ट को देख पाते हैं। दूसरा यह इसकी विशेषता है कि कम समय में अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न आयु के क्रम के विकास की तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं कि एक उम्र से फिर 1.5 वर्ष 1 साल का बालक फिर 1.5 साल के बालक में क्या परिवर्तन आया, या 1 साल से 2 साल के बीच में क्या परिवर्तन आया, 1 साल से 3 साल के बीच में क्या परिवर्तन आया। इस तरह से हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रत्येक आयु सीमा के लिए आंकड़ों के आधार पर मानक भी तैयार किए जा सकते हैं कि इस आंकड़ों में हम ये इन चीजों को ही सीख पाते हैं। इस तरह से हम मानक भी तैयार कर पाते हैं। और नेक्स्ट है, अध्ययनकर्ता को वर्षों तक इसमें इंतजार नहीं करना पड़ता है, कम समय में उसके परिणाम मिल जाते हैं। परंतु इसमें भी कुछ दोष हैं। इसमें एक दोष तो यह है कि विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे क्या क्या हो रहे हैं ये नहीं समझ में आता है तथा किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार परिवर्तन की गतिविधियां हो रही हैं, इसका अनुमानात्मक ज्ञान ही हो पाता है, शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता है। दूसरा है, व्यक्तिगत भिन्नता का पता नहीं चल पाता है कि व्यक्तिगत कारण है या इसमें इस एज में ये होता ही नहीं है। ये कोई बालक उस भाषा को जल्दी अच्छे से बोल पा रहा है और कोई बालक उस एज में अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो क्या वह व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, यह हम नहीं समझ पाते हैं। तीसरा है, सांस्कृतिक और वातावरण संबंधी परिवर्तन भी इस पर प्रभावी होता है। कुछ संस्कृतियों में उन बातों को नहीं बोला जाता है इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ संस्कृतियों में जोर से बोलते हैं या उच्चारण उस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि वह बालक उस तरह से उच्चारण करे। इस तरह से इन अध्ययन में यह दोष पाया जाता है।